Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this session is for class 10 students. तो मैं आपके फिजिक्स कोर्स का लेक्चर 3 है ये, ठीक है। और लेक्चर 1 लेक्चर 2 में हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। इलेक्ट्रिक करंट हमने डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम। आज हम लेक्चर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो है ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। तो आज हम अच्छे से समझेंगे ओम्स लॉ क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। तो काफ़ी यूज़फुल सेशन है ये, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर आपको डाउट्स आते हैं कोई भी, या अगर आपको नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, या कभी भी आपको मुझसे इंटरैक्ट करना है तो आप मेरा सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, और ईमेल आईडी भी आप नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पर आप मुझसे डाउट्स भी पूछ सकते हो एंड यू कैन आस्क फॉर नोट्स ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 3, दैट इज ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। और गाइज हम कॉन्सेप्ट भी करने वाले हैं। मैं आपको फिजिक्स का जो कोर्स है इसमें कॉन्सेप्ट भी करवा रहा हूँ, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो भी कर रहे हैं, ओके। और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा तो वो भी हम करेंगे। तो बेसिकली वी आर कवरिंग एवरीथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट टू योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। सो रेगुलरली वॉच ऑल द लेक्चर्स, तो आपका चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो सबसे पहले ओम्स लॉ की बात करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। ये हमारे साइंटिस्ट ओम है, ठीक है। ये हमारे ओम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये लॉ दिया था। तो ओम्स लॉ बेसिकली कहता क्या है? ओम्स लॉ कहता है, देखो इसकी पहले स्टेटमेंट समझते हैं, फिर अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूँ। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इफ एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर रिमेन सेम, तो ये इसकी कंडीशन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ की कंडीशन क्या है, मतलब ओम्स लॉ वैलिड कब है। तो हमेशा ये याद रखना, ओम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो तभी वैलिड होता है अगर एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, आपका ओम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, जो लॉ वैलिड है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वैलिड है। अब ये लॉ क्या कहता है, व्हाट डज दिस लॉ सेज, वो पढ़ते हैं। ये कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस V, हमने पोटेंशियल डिफरेंस लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, across the ends of a given metallic wire is directly proportional to the current I flowing through it। तो ये लॉ सिंपली क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसको अब हम समझते हैं कि सपोज दिस इज अ वायर, ठीक है। ये मैंने आपकी एक सपोज एक मेटलिक वायर ले लिया, मैंने इसको थोड़ा थिक ड्रॉ किया आपको समझाने के लिए। ये एक मेटलिक वायर है। जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं किसी डिवाइस के अक्रॉस, तो हम उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है, तो वोल्ट मीटर हमेशा एंड्स पे कनेक्ट होता है, ये हमेशा याद रखना। तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस वायर के अक्रॉस, तो हम यहाँ पे निकालेंगे इसके एंड्स के अक्रॉस। यहां पे जो है हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लो हमारा V आ गया। हमने क्या किया, वायर के एंड्स पे वोल्ट मीटर कनेक्ट करा और हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस V किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि यहां से करंट I कितना फ्लो हो रहा है। जितना ज्यादा वायर में से करंट फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा इस वायर के एंड्स के अक्रॉस, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अभी आपका करंट I इज इक्वल टू सपोज 6 एम्पियर है, कि हमने एक वायर ली और उसमें से करंट मेजर किया कि उस वायर में से 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और हमने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी देख ली। तो सपोज पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है आपका 20 वोल्ट, ठीक है। हमने देखा कि एक वायर है जिसमें से करंट 6 एम्पियर फ्लो हो रहा है, वोल्ट मीटर लगाया और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया 20 वोल्ट। अब ये लॉ क्या कहता है कि जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, या वाइस वर्सा, उल्टा भी मान सकते हैं। या जितना ज्यादा करंट कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, सपोज हमने करंट को डबल कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा, करंट को हमने 6 एम्पियर की जगह 12 एम्पियर कर दिया। तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, दूसरी क्वांटिटी जितनी ज्यादा बढ़ती है पहली क्वांटिटी भी उतनी बढ़ जाती है। तो अगर करंट डबल हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 40 वोल्ट हो जाएगा। अब सपोज मैंने करंट को ट्रिपल कर दिया 18 एम्पियर, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हो गया 60 वोल्ट। या उल्टा भी हो सकता है, अब मैं करंट को हाफ कर देता हूं। पहले करंट 6 एम्पियर था तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट था। अगर मैं अब करंट को 3 एम्पियर कर देता हूं, हाफ कर देता हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हाफ हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा,
तो यही मतलब है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ कहता है कि अगर एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एक वायर के क्रॉस या किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के क्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना करंट उसमें से फ्लो हो रहा है। तो अब इसकी हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन पता है, आपने 9th क्लास में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था। तो वही सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। तो ये ओम्स लॉ कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और आप सब जानते हो फिजिक्स में कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल टू लगा के हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं। लाइक ग्रेविटेशन में हमने G कांस्टेंट लगाया था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने K लगाया था जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। उसी तरीके से यहाँ पे जब हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर एक कांस्टेंट लगाएंगे I के साथ, और वो कांस्टेंट जो I के साथ यहाँ पे लगता है वो होता है R। ओम्स लॉ के केस में जो कांस्टेंट यहाँ पे लगता है वो होता है R, और इस R को कहा जाता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। मैं इसको भी डिटेल में डिस्कस करूंगा कि रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। अभी हम अपकमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, बट पहले आप ओम्स लॉ समझ लो, रेजिस्टेंस को सेपरेटली डिस्कस करते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V इज इक्वल टू, अब एक कांस्टेंट लग जाएगा जो R लग गया। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है, V इज इक्वल टू IR। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला हमेशा याद रखना, और यही हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है। फॉर्मूले वाइज ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, जहां पे V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, I आपका करंट है, R आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर ओम्स लॉ आपको ग्राफिकल मेथड से निकालना तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। मतलब ग्राफिकल मेथड से अगर हमें ओम्स लॉ सॉल्व करना तो कैसे करेंगे, ठीक है। सपोज अब आपको क्या है, आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। देखो ये होता है V इज इक्वल टू IR। अभी मैं आपको बता रहा हूँ अगली स्लाइड में रेजिस्टेंस क्या है, बट पहले इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं कि आपको V इज इक्वल टू IR दिया हुआ है। अब आपको ग्राफ देख के रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस, बेसिकली ओम्स लॉ के ग्राफ से कैसे निकाली जाती है, दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप क्या होता है, टैन थीटा। अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है नहीं पढ़ी हो, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ट्राइंगल में परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दो, वो आपका स्लोप हो जाता है। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो ये आपको एक V और I का ग्राफ दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं VI ग्राफ। ऐसे आपको पेपर में ग्राफ दिया हो सकता है और आपको बोला जा सकता है कि इस ग्राफ को देख के आप रेजिस्टेंस निकालो। तो अब क्या करो, ग्राफ पे कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, एनी 2 पॉइंट्स आपको जो ग्राफ पे लेने हैं, जिस पे आपको कुछ वैल्यूज दिख रही हैं, तो 2 पॉइंट्स ले लो। तो सपोज मैं अपनी मर्जी से कोई भी 2 पॉइंट्स लेता हूं। मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया और ये वाला पॉइंट ले लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से आपको क्या करना है, इसको हाइपोटेनस मान के एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना। मतलब ये दोनों पॉइंट्स हमने लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। अब हम क्या बना लेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो थीटा है, ये वाला एंगल हमारा थीटा है, और जो आपका टैन थीटा होता है वो ही रेजिस्टेंस होती है। अगर आपको टैन थीटा भी नहीं पता है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, तो टेंशन मत करो। टैन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब हम रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट कर लो, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू मतलब ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, ठीक है। तो कितनी लेंथ आ गई है, 12 माइनस 6, तो परपेंडिकुलर आ गया 6। और बेस वाली लेंथ पे हम फाइंड आउट करेंगे, ये कितनी लेंथ है, 3 माइनस 1.5, तो ये आ गया 1.5। तो ये आ गया आपका 4 ओम। ओम होता है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो मैंने सिंबल बनाया ओम, इसको कहते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूँ, बट मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ की हेल्प से बता दिया कि अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और एक VI ग्राफ दिया हो तो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी है। कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उसको ज्वाइन कर लो, वो हाइपोटेनस मान लो, उसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना निकाल के आप अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। इतना हमें पता है कि जब ओम्स लॉ यूज करते हैं, V को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट लग जाता है। तो रेजिस्टेंस हमें इतना पता है कि ओम्स लॉ में लगने वाला एक कांस्टेंट है, और हमने देखा इसकी वैल्यू ग्राफ से कैसे निकालते हैं। बट अब रेजिस्टेंस होती क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्ट करना किसी चीज़ को, अगर हम सिंपल इंग्लिश में देखें, किसी चीज़ को रोकना,
ठीक है, रेजिस्ट करना क्या होता है, किसी चीज को रोकना, किसी चीज को कंट्रोल करना, दैट इज योर रेजिस्टिंग समथिंग। तो वैसा ही कुछ रोल आपका रेजिस्टेंस का होता है फिजिक्स में। तो देखो आपका क्या है, कोई भी आपका मेटलिक कंडक्टर है, कोई वायर है, वो मेटल आयंस की बनी होती है, आयंस होते हैं, ठीक है, कटायंस अनायंस। तो बेसिकली क्या है, जो भी आपके मेटलिक वायर है वो कुछ मेटल आयंस की बनी होती है, ठीक है। तो जब करंट फ्लो करता है, तो करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, आपको सबको पता है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इसीलिए करंट फ्लो करता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी वायर में मूव कर रहा होता है तो वो बार बार इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो स्मूथली मूव नहीं कर पाता, वो बार बार इन मेटल आयन से टकराता रहता है। ये जो मेटल आयंस हैं, ये बार बार इलेक्ट्रॉन इन मेटल आयन से टकराता रहता है, तो वो स्मूथली मूव नहीं कर पाता। मतलब करंट के फ्लो को मेटल आयंस बार बार रोकते हैं, बार बार रोकते हैं का हम कह सकते हैं बार बार रेजिस्ट करते हैं। यही प्रॉपर्टी जो कंडक्टर की होती है, जो करंट के फ्लो को अच्छे से होने नहीं देती, जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करती है, हिंडर करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है, रोकती है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस फ्लो करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो जो करंट को फ्लो होने से कोई चीज रोके, रेजिस्ट करे, उसी प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं। अब अच्छा मेटेलिक वायर हम किसको मानेंगे, अच्छा मेटेलिक वायर हम उसको मानेंगे जिसमें रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस कम होगी मतलब करंट इजीली फ्लो हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट मुश्किल से फ्लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का काम है करंट को रोकना। रेजिस्टेंस जनरेट क्यों होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स आपके मेटल आयन से टकराते हैं वो स्मूथली फ्लो नहीं हो पाते, ठीक है। सपोज आप मान लो ये दो कॉरिडोर्स हैं, ठीक है, ये दो कॉरिडोर्स हैं और आपको यहां से इसके ऑपोजिट एंड पे जाना है। पहले कॉरिडोर में क्या है, हर जगह बीच बीच में कुछ ब्लॉक्स पड़े हैं, कुछ स्टोन्स पड़े हैं, ठीक है, कुछ फर्नीचर पड़ा है और काफ़ी लोग खड़े हैं, सपोज लोग भी काफ़ी खड़े हैं। तो अब आप जब इस कॉरिडोर से भाग के जाओगे तो आप स्मूथली नहीं भाग पाओगे, आप यहाँ जाओगे, फिर टर्न लोगे, कभी किसी से हो सकता है टकरा जाओ, ठीक है, कभी गिर जाओ, ठीक है, तो आप स्मूथली दूसरे एंड पे नहीं पहुंच पाओगे। अब सपोज ये आपका दूसरा कॉरिडोर है जिसमें सिर्फ एक ही मेटल ब्लॉक है, ज़्यादा नहीं है, या कोई भी वुडन ब्लॉक, एक ही ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आराम से निकल जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है एक बार आपका ये रास्ते में आए, उसके अलावा आप सीधे से निकल जाओगे। तो इसका क्या मतलब है, इस वाले केस में रेजिस्टेंस कम है, इस वाले केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे ही कंडक्टर के साथ आप इसको समझ सकते हो कि रेजिस्टेंस क्या है, जो चार्जेस के फ्लो को रोकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा किसी कंडक्टर का, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस कभी किसी मटेरियल का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस है उसकी वजह से क्या होता है, आपका करंट कम फ्लो करता है, और रेजिस्टेंस जितनी कम है करंट उतना ज़्यादा फ्लो करता है। अब यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है ओम, ठीक है, ओम, OHM। सिंस ओम्स लॉ का कांस्टेंट है ये, तो इसका जो यूनिट होता है रेजिस्टेंस का वो भी ओम है, ठीक है। अब देखो हमने एक फॉर्मूला देखा था V = IR, तो R किसके इक्वल हो गया, V/I। तो अगर हमें 1 ओम को डिफाइन करना है, ठीक है, 1 ओम को डिफाइन करना, तो रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगी, जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाएगा और करंट 1 एम्पियर हो जाएगा, तो आपका रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 ओम। तो इसका मतलब अगर हमें यूनिट को डिफाइन करना होता है किसी क्वांटिटी के, हमें बाकी सब चीज़ों को 1 के इक्वल रख देना है। तो R होता है V/I, V को भी 1 रख दो, I को भी 1 रख दो, R भी 1 हो जाएगा। तो अगर हमें डिफाइन करना है कि डिफाइन 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस, तो हम सिंपली बोलोगे 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर in which 1 ampere current is flowing and potential difference across the ends of the conductor is 1 volt, ठीक है। तो इसीलिए रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है, सॉरी एक और ऐसा यूनिट होता है एज कंपेयर टू दिस फॉर्मूला, दैट इज वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर। क्योंकि देखो R = V/I, V का यूनिट है वोल्ट, I का यूनिट है एम्पियर, बट सिंस ये हमारे साइंटिस्ट ओम ने डिस्कवर किया था, इसीलिए हम इसको ओम से इसको ऐसा यूनिट मानते हैं, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से इसका ऐसा यूनिट वोल्ट पर एम्पियर है, बट ऐसा, ठीक है, बट एक्चुअल में इसका ऐसा यूनिट जो स्टैंडर्डाइज किया गया है दैट इज ओम। तो 1 ओम का मतलब 1 वोल्ट/एम्पियर ही होता है। ओके गाइज, सो दैट वाज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए टॉपिक, एंड प्रैक्टिसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप फिजिक्स कर रहे हो, चाहे आप मैथ्स कर रहे हो, केमिस्ट्री कर रहे हो, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैथ साइंस दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अगर आप पढ़ते ही जाओगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे,
क्वेश्चंस नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। एंड देन इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन जहाँ स्कूल्स वगैरह सब कुछ क्लोज है, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस लैक करती है। तो आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी गुड स्कॉलरशिप टेस्ट, एक बहुत अच्छे स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जिसमें आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो अपने मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस के लिए। और ये जो टेस्ट है, ये एनरोलमेंट इसकी टोटली फ्री है, ठीक है, टोटली फ्री एनरोलमेंट होगी इस टेस्ट की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और इस टेस्ट का नाम है अनअकैडमी कॉम्बैट। अनअकैडमी कॉम्बैट इंडिया का बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, ठीक है, और इसमें 1 करोड़ प्लस का स्कॉलरशिप पूल है। तो इट्स वेरी ग्रेट कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जो जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो जो चैप्टर्स कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ साथ यू कैन विन स्कॉलरशिप ऑल्सो। और 23 में संडे को होने वाला है ओनली 1 आवर टेस्ट विद 30 सुपर क्वेश्चंस। ये जो 30 सुपर क्वेश्चंस होंगे ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे जो हमारे टॉप एजुकेटर्स बनाएंगे। सो बेसिकली कॉम्बैट का फॉर्मेट क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। 30 क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट्स का एक्सपीरियंस है और वीकली होता है कॉम्बैट। नेगेटिव स्कोरिंग भी है, नेगेटिव स्कोरिंग इंपॉर्टेंट है, जिससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करते रहोगे और उसके साथ साथ आपको डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। मतलब जब भी आप कॉम्बैट दोगे उसके बाद अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आपको डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा कि अगर हाँ मेरी इस क्वेश्चन में गलती है, तो जैसे ही आपका कॉम्बैट टेस्ट खत्म होगा तो आपको क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा ये टेस्ट रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एनरोल कर दो। एनरोलमेंट के लिए आपको एक कोड चाहिए होगा, दैट इज HS19। अगर फर्स्ट टाइम अनअकैडमी यूज कर रहे हो, फर्स्ट टाइम ऐप यूज कर रहे हो, तो इस टेस्ट का एनरोलमेंट टोटली फ्री है, ठीक है, बट आपको एक कोड चाहिए होगा। तो ये वाला कोड HS19 पुट करोगे तो आप इजीली इसमें एनरोल कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जरूर कॉम्बैट देना। अब आप 10th में आ गए हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलर प्रैक्टिस फॉर ए बोर्ड एग्जाम्स। मैथ साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं और अगर आप स्कॉलरशिप जीत गए तो आपको अनअकैडमी की फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी। घर बैठे कोचिंग कर पाओगे। रैंक 1 2 3 को अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन 1 ईयर के लिए फ्री मिल रही है। 4 to 10 रैंक को उसी प्लस सब्सक्रिप्शन पे 75% ऑफ हो जाएगा। 11 to 50 रैंक को उसी प्लस सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ हो जाएगा और 51 to 300 रैंक को 25% ऑफ हो जाएगा। तो प्लस सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिल जाएगी, प्रीमियम कंटेंट भी आपको फ्री मिल जाएगा। तो जरूर देना अनअकैडमी कॉम्बैट का टेस्ट फॉर प्रैक्टिस एंड स्कॉलरशिप। तो चलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना और एनरोल कर देना इस लेक्चर के बाद जल्दी से, ठीक है। अब हम कर लेते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो मैंने आपको ओम्स लॉ बता दिया, मैंने आपको रेजिस्टेंस बता दी। अब एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल 12.3 करवाने वाला हूँ आपको एनसीईआरटी का। इसके 2 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट क्या है, how much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। तो सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस VD कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, और हमें दी हुई है यहाँ पर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमें दी हुई है 1200 ओम, और हमें बोला है करंट निकालो। तो बहुत सिंपल है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा देना है। तो V = IR। तो जल्दी से फॉर्मूला लगा देते हैं। V आपका 220 है, ठीक है, I हमें निकालना है, R आपका 1200 है। तो I कितना हो जाएगा आपका 220/1200। तो 0 0 आपका कट हो जाएगा, ये 11/60 एम्पियर आ जाएगा। तो दिस इज योर ए पार्ट। ये जो मैंने आपको करवाया है ये ए पार्ट है। अब जल्दी से बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। बी पार्ट में भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट ही है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। अब रेजिस्टेंस आपको कितनी दी हुई है 100 ओम। तो अब आपको करंट निकालना है। बिल्कुल सेम मेथड है, ओम्स लॉ लगा के हम करंट निकाल सकते हैं। तो V = IR, ठीक है। सो V कितना है 220 वोल्ट, ठीक है। I हमें निकालना है, R कितना है 100। तो आपका दिस एम्प्लॉयज R कितना आ जाएगा, सॉरी I कितना हो जाएगा 220/100। सो दिस विल बी 2.2 एम्पियर। तो सेकेंड केस में करंट आ जाएगा 2.2 एम्पियर। सिंपली ये कर सकते हो, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल 12.4 पे एनसीईआरटी के। ये एग्जाम्पल क्या कहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। तो वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, देयर इज इलेक्ट्रिक हीटर, और उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट होता है जब करंट होता है 4 एम्पियर।
मतलब उन्होंने कंडीशन दी है जब 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होता है हीटर से, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 60 वोल्ट होता है उसके अक्रॉस। What current will the heater draw if potential difference is increased to 120 वोल्ट, कि अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम 120 वोल्ट कर दें तो अब हीटर कितना करंट ड्रॉ करेगा। क्या यूज करना है, ओम्स लॉ। हमें ओम्स लॉ लगाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ओम्स लॉ में हमें रेजिस्टेंस चाहिए। तो हम पहली वाली जो हमें कंडीशन दी है यहां से हम आर निकाल लेंगे। सो लिखते हैं V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। सो V आ गया आपका 60, I आ गया 4 और R हमें निकालना है, तो R आ जाएगा 60/4, तो आ गया हमारा 15 ओम। ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का 15 ओम। तो अब हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मिल गई 15 ओम, रेजिस्टेंस हमें मिल गई है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें 120 वोल्ट के लिए निकालना है, तो हम करंट इजीली निकाल सकते हैं। फिर से लगाएंगे ओम्स लॉ। सो V इज इक्वल टू आई आर, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस 120 है, करंट हमें निकालना है, रेजिस्टेंस आपका 15 है, तो करंट कितना हो जाएगा 120/15, तो ये हो जाएगा 8 एम्पियर। तो यहाँ पे दो कंडीशंस दी थी, पहली कंडीशन से हमने रेजिस्टेंस निकाल दी, सेकंड कंडीशन में हमें पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी गिवन था, रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, तो ओम्स लॉ लगा के हम करंट निकाल देंगे। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है पेज नंबर 209 पर, आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखते हैं। Let the resistance of an electric component remains constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. What change will occur in the current through it? आराम से समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। उन्होंने बोला रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, बट ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हाफ हो गया। तो बताओ करंट में क्या चेंज आएगा। रेजिस्टेंस बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया, तो करंट में कितना चेंज आएगा। तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या हम उल्टा भी कह सकते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही बात है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए बी के हो, बी ए के हो, एक ही बात है। तो इसका मतलब है अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो जाएगा तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट भी हाफ हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, तो आप सिंपल लिखोगे बाय ओम्स लॉ, ठीक है, बाय ओम्स लॉ जो आपका करंट है वो भी हाफ हो जाएगा, आई विल ऑल्सो बिकम हाफ, ठीक है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाता तो करंट भी डबल हो जाता, पोटेंशियल डिफरेंस ट्रिपल हो जाता तो करंट भी ट्रिपल हो जाता। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर पिछले वाले लेक्चर्स देखने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। इंग्लिश के भी 3 लेक्चर्स हो गए हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो इंग्लिश और फिजिक्स साथ साथ प्रिपेयर करते जाओ। एंड गाइज नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और उसके न्यूमेरिकल्स। काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है नेक्स्ट। अब सारे ही सेशंस आपके काफी क्रूशल है, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन भी जरूर अटेंड करना। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आ गई, ओम्स लॉ रेजिस्टेंस समझ आ गया, तो यार जल्दी से लाइक कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो अभी जाके जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। और अगर कोई भी डाउट्स है या इसी लेक्चर के जो पीडीएफ है इसके नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और मेरी ईमेल आईडी भी नोट डाउन कर लो, यहाँ पे भी आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।